नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा 6th वीडियो है, तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें। सारे क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करें और वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इन वीडियोज़ का शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गैरेट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि अधिक समय न लगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैरेट ने 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए थे। कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया था एक जैविक अभिप्रेरक, दूसरा इन्होंने बताया था मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और थर्ड इन्होंने बताया था सामाजिक अभिप्रेरक। तो आप ये ध्यान रखिए, इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जेम्स। तो आप ये ध्यान रखिए, जे से होगा जैविक, म से होगा मनोवैज्ञानिक और स से होगा सामाजिक। ठीक है, गैरेट के ये अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। थॉमसन ने भी 2 प्रकार बताए थे अभिप्रेरकों के, प्राकृतिक और कृत्रिम। मैस्लो ने भी बताए थे, मैस्लो ने बताया था जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक। तो ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नार्सिसिज्म क्या होता है। बालकों का दूसरों पर मोहित होना, बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, या फिर बालक का दूसरों से ईर्ष्या करना, या फिर एक प्रकार का बाल अधिगम विकार होता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नार्सिसिज्म का हिंदी में अर्थ होता है आत्ममोह, यानी बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। कंटेस्ट आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से। तो बालक ये सीखता है गत्यात्मक अधिगम से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कंटेस्ट आप ये ध्यान रखिए, सिगमंड फ्रायड की एक परिभाषा है, काफी महत्वपूर्ण है, वो आप ध्यान रखिएगा। स्वप्न अचेतन मन का राजकीय मार्ग है, सिगमंड फ्रायड ने ऐसा कहा था, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गेस्टोल्ट का अर्थ है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, या समग्र के रूप में। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समग्र के रूप में। आगे दे रखा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। 2nd नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, उसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे। पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, या फिर क्षतिपूर्ति। तो उसे रखेंगे क्षतिपूर्ति प्रतिरक्षक प्रणाली में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, यह काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतन मानचित्र निरूपण का प्रतिपादन किसने किया था। जो यहाँ पर ये दे रखा है मानचित्र निरूपण, इसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रतिपादन किया था जोसेफ डी नोवाक ने। कब किया था, 1970 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रत्यात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो ये देता है निर्मितिवाद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, असंगत चुनिए। इसका आंसर आपको सेल्फ देना है, क्योंकि इन सभी के बारे में हमने जो लास्ट वीडियो है उनमें डिस्कस किया है। तो देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन, मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे, और क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन। इन सभी के बारे में हमने आगे डिस्कस किया है हमारे पिछले वीडियोज में। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की। तो ये की थी पावलोव ने, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के तहत। तो 3rd नंबर हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे दे रखा है आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो ये कौन है? ये है WC बांगले। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है बालक में किस अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है? काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। बालक का पूर्व किशोर अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है, तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिगम। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। तो क्या होती है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता होती है आवश्यकता की पूर्ति। यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसको कहा जाता है अनानुबंधित उद्दीपक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कंटेस्ट आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं चिंतन के संबंध में असत्य कौन सा कथन है? ठीक है, वह बताना। चिंतन एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है। यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो बताएं। फोर्थ नंबर यहाँ पर असत्य है। ठीक है, बाकी तीनों ये सत्य हैं चिंतन के संबंध में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं चिंतन में गत्यात्मक खोज नहीं होती है, चिंतन में मानसिक खोज होती है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा दी गई थी हिलगार्ड के द्वारा। सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम दिए थे, उसमें से जो सबसे पहला है वो यही है, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आगे दे रखा है पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्वोन्मुखी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे दे रखा है निम्न में से उचित युग्म नहीं है। पावलोव के सामने कुत्ता दे रखा है, यानी इन्होंने किन पर प्रयोग किए थे? स्किनर चूहे, थॉर्नडाइक बिल्ली, कोहलर बिल्ली। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कोहलर। कोहलर ने बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने वन मानुष चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था। तो फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? चिंतन की यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा दी थी मोहसिन ने। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताना। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी नियम पर आधारित है। भाषा के सीखने के लिए विशेष उपयोगी, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल, पुनरावृत्ति पर बल देता है, या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ठीक है, ये सभी तथ्य सत्य हैं। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से समझिए कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा। और भी पूछा जा सकता है कि पुनरावृत्ति पर कौन सा बल देता है। ठीक है, तो आप चारों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर किस मनोवैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। तो इस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं आप। इनका नाम है हल। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? ये है स्किनर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके अलावा और 2 अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं।
एक तो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके अलावा एक होता है साखीय, ठीक है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और एक होता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। मैथेटिक्स को अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। तो मैं आपको इन तीनों को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं कि इनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो रेखीय की हम बात कर लेते हैं। नीचे आप ट्रिक देख लीजिए, रेस जीती मैगी खाकर क्योंकि साग का सवाल था। इसमें जो रेड मार्क्स है वही हमारे काम के हैं। तो देखिए जो रेस दे रखा है, रेस में जो रे है, रे से होगा रेखीय, ठीक है, और स से होगा स्किनर, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैगी में जो मे है, मे से होगा मैथेटिक्स, घी से होगा गिलबर्ट, आप ध्यान रखिएगा। और जो साक है, साक में सा से होगा साखीय और क से होगा क्राउडर। तो आप ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से। तो आप कंटेस्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर बल देता है? रेखीय, सांख्यिय, मैथेटिक्स या फिर कोई नहीं। देखिए जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, सांख्यिय और मैथेटिक्स। मैथेटिक्स यानी अवरोही, आप ध्यान रखिएगा। तो पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर बल कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन देता है? ये देता है मैथेटिक्स। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। तो रेखीय किस पर बल देता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये बल देता है पुनर्बलन पर। कंटेस्टली आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। जो सांख्यिय अभिक्रमित अनुदेशन है ये बल देता है निदान और उपचार पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है किस सिद्धांत के अनुसार? तो ये है निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत। इसका ही दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का नियम कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है अनुकरण नियम। इसके 3 नियम होते हैं जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, श्रृंखला का नियम, सामान्यकरण का नियम और विभेदीकरण का नियम। तो आप ये कंटेस्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एडविन गुथरी ने। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इन्होंने प्रयोग किया था खरगोश पर। तो कंटेस्ट आप ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं, डिसेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? तो डिसेल ने अधिगम के सोपान बताए हैं 5। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इन्होंने बताया है अभिप्रेरित व्यक्ति, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया है अभिप्रेरित व्यक्ति के मार्ग में क्या आएगी? बाधाएं। तो इन्होंने सेकंड बताया है मार्ग में बाधाएं। थर्ड इन्होंने बताया है अगर मार्ग में बाधाएं आएगी तो फिर वो क्या करेगा? विभिन्न अनुक्रियाएं। तो थर्ड होगा विभिन्न अनुक्रियाएं, ठीक है। फिर वो विभिन्न अनुक्रियाओं में भी सही अनुक्रिया करेगा। तो फोर्थ क्या होगा? सही अनुक्रिया। और फिफ्थ क्या होगा? सबसे लास्ट में लक्ष्य की प्राप्ति। तो आप 5 ध्यान रखिएगा, वापस बता देता हूं। अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, थर्ड विभिन्न अनुक्रियाएं, फोर्थ सही अनुक्रियाएं, और फिफ्थ इन्होंने बताया था लक्ष्य प्राप्ति। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। ये परिभाषा किसकी? आप ये ध्यान रखिएगा। अधिगम स्थानांतरण की ये परिभाषा है किसके द्वारा दी गई ये आप बताएं? अंडरवुड के द्वारा ये दी गई थी। थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अधिगम स्थानांतरण की एक और परिभाषा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। एटकिंसन एवं हिलगार्ड इन दोनों की ये परिभाषा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सीखना यानी अधिगम की ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा दी गई थी पील के द्वारा। यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। वुडवर्थ की भी परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। तो ये आप दोनों परिभाषाएं ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अंकों, शब्दों, संकेतों से सीखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शाब्दिक अधिगम, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर इसके शैक्षणिक महत्व के बारे में पूछ रहे हैं, तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, अभ्यास के महत्व पर बल देता है, पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक है,
और परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार करता है, या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये सभी महत्व दे रखे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के। तो आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे समझिए कि ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक है। तो आप सारे ध्यान रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व कौन सा नहीं है? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, किशोरावस्था के बालकों हेतु उपयोगी, गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए अनावश्यक, समस्या का समाधान छात्र स्वयं करे इस पर बल देता है। तो इसका शैक्षणिक महत्व कौन सा नहीं है वो आप बताएं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए ये आवश्यक होता है। यहाँ पर अनावश्यक दे रखा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये जो चारों महत्व है वो आप ध्यान रखना, चारों ये भी आप ध्यान रखना कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए ये आवश्यक होता है। तो कंटेस्टली आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, किस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने गुड़िया और जोकर पर अपना प्रयोग किया था? ये किया था अल्बर्ट बांडुरा ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा की यह परिभाषा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी या बताएं? ये दी गई थी फर्नाड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस सिद्धांत का अन्य नाम सुखवाद सिद्धांत है? तो इस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जितने भी ये सिद्धांत है उनके प्रवर्तक हैं, उनके मिलान वाले क्वेश्चन अधिक एग्जाम में आते हैं। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने को, तो आप जरूर लिखिए, ये आपको अधिक दिन तक याद रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृत्यु तुल्य मूल प्रवृत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं थर्नेटोस। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो जीवन तुल्य मूल प्रवृत्ति होती है उसको मनोविज्ञान की भाषा में इरोज कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है किन में? लड़कों में, लड़कियों में, चूहों में, या फिर किसी में नहीं? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, लड़कियों में। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, जो ये ग्रंथि है इसको मात्र विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। यानी जो लड़कियां होती है वो पिता से तो स्नेह करती हैं लेकिन अपनी माताओं से ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, इस ग्रंथि के कारण। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, निर्मितिवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? तो ये है ज्ञान मीमांसा शाखा से संबंधित। आगे दे रखा है, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो यहाँ पर कथन दे रखा है ये किसका है? ये कथन है मैकडूगल का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार होता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मुख्यतः अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुख्यतः अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट होता है गत्यात्मक अधिगम, सेकंड शाब्दिक या फिर वाचिक अधिगम, और थर्ड समस्या समाधान अधिगम। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, गत्यात्मक अधिगम किसे कहते हैं? जिसमें शारीरिक क्रिया करते हुए सीखा जाता है। और जो शाब्दिक या फिर वाचिक अधिगम है उसके अंतर्गत अंकों, शब्दों और संकेतों से सीखा जाता है के माध्यम से। और समस्या समाधान तो आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए अलग अलग पुस्तकों में अधिगम के प्रकार अलग अलग दे रखे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसा ना लिखिए कि अधिगम के कुछ अलग प्रकार होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुख्यतः अधिगम के 3 प्रकार माने गए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि शारीरिक क्रिया करते हुए सीखना किस प्रकार का अधिगम है, तो वो होता है गत्यात्मक अधिगम। शाब्दिक या फिर समस्या समाधान अधिगम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी यहाँ पर स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये परिभाषा दी गई थी हिलगार्ड के द्वारा। ठीक है, हिलगार्ड ने एक और परिभाषा दी थी, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी ये दोनों परिभाषाएं काफी अधिक इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कल यूनिट स्टार्ट होगी वो होगी रीट मनोविज्ञान की 3rd यूनिट। तो आप 3rd यूनिट की प्रिपरेशन करें। मैं आपको कल से अगले 3 दिन तक 3rd यूनिट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और अपनी तैयारी को आप ईमानदारी के साथ परखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।